वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर जी पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस दे दीजिए बीए फिफ्थ सेमेस्टर का, यानी कि बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, कितने पेपर देने होंगे और कैसी परीक्षा होगी। सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं। कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और उनमें आखिरकार क्या क्या संकलित है। यहाँ पर लिखा हुआ भले ही अंग्रेजी में आपको दिख रहा है, लेकिन मैं इसको आपको हिंदी में बताने का प्रयास करूँगा। तो इस तरीके से हमारे जो हिंदी वाले छात्र छात्र हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा यह लेक्चर, और जो हमारे अंग्रेजी वाले छात्र छात्र हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। यानी अंग्रेजी वाले हूबहू आप देख करके जान जाएंगे और हिंदी वालों को मैं हिंदी में उनको समझा दूंगा कि भाई ये क्या होता है। ठीक है, तो चिंता करने की कोई आपको आवश्यकता नहीं है। विस्तार से हम हर एक चीज़ जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले पूरी गणित समझ लेते हैं कि आखिरकार जब आप सेमेस्टर वाइज परीक्षा देते हैं, यानी कि नई शिक्षा नीति में आपको क्या क्या पढ़ना है पूरे के पूरे पॉलिटिकल साइंस में, खास करके बीए में अगर आप पॉलिटिकल साइंस लेते हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा दो दो सेमेस्टर होते हैं हर साल। देखिए फर्स्ट सेमेस्टर, ये देखिए फर्स्ट ईयर का 2 सेमेस्टर हो गया। पहले सेमेस्टर में आपने इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और फिर एक प्रकार से दूसरे पेपर में आपने देखिए दूसरे पेपर में जो प्रैक्टिकल आपका होता है, इसी देखिए पहले पेपर में ही एक प्रैक्टिकल होता है, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में ही अवेयरनेस ऑफ राइट्स एंड लॉ का ये प्रैक्टिकल होता है। क्रेडिट 2 की क्रेडिट इसको दी जाती है, ठीक है। जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में होते हैं या थर्ड सेमेस्टर में होते हैं तो उसके लिए अगर आपको बताऊं तो वहाँ पर आपको एक प्रकार से क्या होता है, वहाँ पर आपको एक प्रकार से फर्स्ट सेमेस्टर में आप देखिएगा प्रैक्टिकल हुआ आपका, ये प्रैक्टिकल देना अनिवार्य था आपको, ठीक है। 2 क्रेडिट उसके और 4 क्रेडिट मुख्य विषय की आपको मिली थी, ठीक है। इसी प्रकार से सेकंड सेमेस्टर में जब आप आए तो सेकंड सेमेस्टर में केवल और केवल आपको पॉलिटिकल थियरी एंड कॉन्सेप्ट ही पढ़ना था। मतलब आपको केवल और केवल फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर इन्हीं सभी में आपको माइनर सब्जेक्ट या एक प्रकार से प्रैक्टिकल वाला पूरा देना होता है। सेकंड सेमेस्टर में आपको एक प्रकार से माइनर या प्रैक्टिकल में नहीं देना होता है, ठीक है। तो अब पंचम सेमेस्टर में भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। फोर्थ सेमेस्टर में आपको नहीं देना, यानी सम सेमेस्टर में आपको प्रैक्टिकल वगैरह या एक प्रकार से प्रैक्टिकल कहें तो आप दे भी सकते हैं, प्रैक्टिकल होता है जो कॉलेज वाले लिखवाते हैं वो होगा। लेकिन जो एक प्रकार से एक अलग से पेपर आपको अवेयरनेस ऑफ राइट्स एंड लॉ का हो गया या अन्य का ऐसे दिया जाता है तो वो आपको नहीं देना होगा, ठीक है। देखिए पॉलिटिकल थियरी एंड कॉन्सेप्ट आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा, फिर थर्ड सेमेस्टर में आप आए पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया आपको पढ़ना पड़ा थियरी में, और यही देखिए 4 नंबर का क्रेडिट ये है और 2 क्रेडिट आपको और देना पड़ेगा प्रैक्टिकल में, फील्ड वर्क ट्रेडिशन इन सोशल साइंसेज, ये पेपर आपको थर्ड सेमेस्टर में देना होता है। फिर फिफ्थ सेमेस्टर में आप जाएंगे चतुर्थ सेमेस्टर में तो केवल आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के बारे में आपने केवल वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट वाला पेपर दिया होगा अभी, ठीक है। थियरी का देखिए 6 क्रेडिट है तो इसमें 2 क्रेडिट की कोई आवश्यकता नहीं, कुल मिलाकर के 6 ही क्रेडिट होती हैं। तो देखिए अगर 4 क्रेडिट है तो उसमें 2 का आपको प्रैक्टिकल शामिल किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर फिफ्थ सेमेस्टर की पूरी गणित मैं आपको एक बार समझाने का प्रयास करूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और आप लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। अब बात की जाए यहाँ पर फिफ्थ सेमेस्टर की, तो फिफ्थ सेमेस्टर में सबसे पहली बात, फिफ्थ सेमेस्टर का मतलब हो गया थर्ड ईयर में आप पहुँच गए। और थर्ड ईयर में पहले जैसा कि होता था कि 3 पेपर हुआ करते थे, ठीक है, और सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर में 2-2 पेपर। लेकिन इस बार क्या है कि आपको फिफ्थ सेमेस्टर में आपको 2 पेपर देने होंगे और सिक्स सेमेस्टर में भी आपको 2 पेपर ही देने होंगे, ठीक है। यानी कि थर्ड ईयर में एक सब्जेक्ट के 2 पेपर आपको देने कि फिफ्थ सेमेस्टर में आपको सबसे पहले कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, खास करके यूके, यूएसए, स्विट्जरलैंड और चाइना, इन सभी के संविधान के बारे में, और संविधान के साथ ही साथ आपको तुलनात्मक सरकार, खास करके बोलते हैं कंपैरेटिव गवर्नमेंट को, तो तुलनात्मक सरकारों के बारे में और राजनीति के बारे में, अर्थात भारतीय संदर्भ में अगर देखें तो भारतीय संविधान से तुलना करेंगे यूके के संविधान की, यूएसए के संविधान की, स्विट्जरलैंड और चाइना। तो यूके यूएसए यानी कि ब्रिटेन, यूके माने यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, ठीक है। यूएसए माने हो गया आपका जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड का मतलब स्विट्जरलैंड और चाइना का मतलब चाइना, चीन, ठीक है। तो इन सभी चारों देशों के संविधान के बारे में आपको, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर आपको थियरी इसमें केवल 4 क्रेडिट है। 4 क्रेडिट का सीधा सा मतलब हो गया कि आपको यहाँ पर एक प्रैक्टिकल देना होगा और एक जो है आपको क्या देना होगा, एक आपको प्रोजेक्ट तैयार करना होगा यहाँ पर फिफ्थ सेमेस्टर में। मतलब आपको कुल मिलाकर के 8 क्रेडिट पूरा करना है दोनों पेपर को मिलाकर के। देखिए 8 क्रेडिट कैसे पूरा होगा, 4 ये 8 और 4 4 8 और 2 10 और
3 ये क्या हो गया 13, तो 13 क्रेडिट यहाँ पर आपको होगी, 6 6 12, मतलब लगभग 12 क्रेडिट आपको देनी होंगी, 2 पेपर है तो एक प्रकार से 12 13 क्रेडिट। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का आज मैं सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूँ। फिर उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस किसका भाई, फिर प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस डिस्कस करेंगे। ये दोनों पेपर आपके जहाँ पर आपका सेंटर जाएगा वहाँ पर पेपर होगा, 4 क्रेडिट के हैं। ठीक है, यानी इसका एग्जाम होगा। अच्छा, अब जो दूसरा आपका इसी 5th सेमेस्टर में आप देख रहे हैं ये दोनों आ गया है। ये एक तो है पब्लिक पॉलिसी फार्मूलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ये प्रैक्टिकल में आपको देना होगा, 2 नंबर का प्रैक्टिकल है ये। ठीक है, इसके अलावा प्रोजेक्ट की अगर बात की तो प्रोजेक्ट 1 में आपको 3 नंबर का प्रोजेक्ट 1 5th सेमेस्टर में तैयार करना होगा, और प्रोजेक्ट 2 आपको तैयार करना होगा 3 क्रेडिट का, आपको कहाँ पर 6th सेमेस्टर में, यानी लास्ट सेमेस्टर में जब आप होंगे तो आपको वहाँ पर भी एक प्रोजेक्ट तैयार करके देना होगा। ठीक है, ये मैंडेटरी हो गया है, इसको आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो आपको पढ़ना है इसमें। तो 2 पेपर आपको देने हैं 5th सेमेस्टर में, कौन कौन से, कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स और एक प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये 2 पेपर होंगे मुख्य रूप से जिसकी परीक्षा आपको देनी होगी। एक प्रैक्टिकल होगा और एक प्रोजेक्ट आपको तैयार करके अपने कॉलेज में एक प्रोजेक्ट देना होगा, और कॉलेज में ही आपके प्रैक्टिकल वाली परीक्षा होगी, पब्लिक पॉलिसी फार्मूलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो आप ये एक प्रकार से अपने कॉलेज से रिलेटेड है, आप इसको देखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5th सेमेस्टर। अब 6th सेमेस्टर चूंकि आपका सम सेमेस्टर आ गया तो इसमें आपको कोई चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है, कोई प्रैक्टिकल या जो माइनर सब्जेक्ट है उसमें नहीं देना पड़ेगा। इंडियन पॉलिटिकल थॉट आपको पढ़ना है पेपर 1 में, और पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना है। ये दोनों आपको 5 क्रेडिट की थ्योरी है। ठीक है, इसमें आपको नहीं पढ़ना, और 3 नंबर का प्रोजेक्ट 2 आपको तैयार करना है। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया। निश्चित तौर पर आपको पूरी गणित समझ में आ गई होगी। अब हम आपको सिलेबस के बारे में बताने का प्रयास करते हैं। अब देखिए हम सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए ईयर ये है आपका 3rd ईयर। ठीक है, ईयर 3rd यानी BA पार्ट 3, सेमेस्टर आपका है 5th। ठीक है, और पेपर आपका है फर्स्ट वाला, फर्स्ट पेपर है पॉलिटिकल साइंस का, इसमें आपको कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना है, UK USA स्विट्जरलैंड एंड चाइना के बारे में। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा क्रेडिट इसकी 4 अंक की है, मतलब कि 4 क्रेडिट है। मैक्सिमम मार्क्स आपका 100 है। मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है 33 दिया हुआ है, यानी कि 33% अगर आप नंबर पाते तो आपको पास कर दिया जाएगा 100 में से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो इकाई है आपको दिखी, यहाँ पर दिख रही होगी, यहाँ पर नंबर ऑफ लेक्चर्स दिया हुआ है। ये पहले से दिया होता है यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा कि भाई 6 लेक्चर में आपको इकाई 1 समाप्त करना है, 6 लेक्चर में इकाई 2 समाप्त करना है। अब ये हम अपने हिसाब से देखेंगे कि भाई हमको 6 में समाप्त करना है, 2 में समाप्त करना है, फिर 1 में समाप्त करना है। ठीक है, तो हम आपको अपने हिसाब से इसमें पढ़ाने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर आपको समझना क्या है कि हमको पढ़ना क्या क्या है। देखिए यूनिट यहाँ पर लिखी हुई फर्स्ट, और टॉपिक ये लिखा हुआ है। तो देखिए पहली इकाई में आपको पढ़ना है नेचर, स्कोप एंड यूटिलिटी ऑफ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, यानी आपसे यहाँ पर कह रहा है आपको तुलनात्मक अध्ययन करना है किसका, कंपैरेटिव स्टडी मतलब तुलनात्मक अध्ययन ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब राजनीति में खास करके तुलनात्मक अध्ययन की क्या उपयोगिता है, इसके अलावा उसकी प्रकृति क्या है, यानी कंपैरेटिव स्टडी की प्रकृति को हमको समझना है। नेचर यानी प्रकृति, स्कोप माने विषय क्षेत्र, और यूटिलिटी मतलब होता है उपयोगिता। तो खास करके कंपैरेटिव स्टडी की उपयोगिता राजनीति विज्ञान में क्या है और उसका नेचर कैसा है, स्कोप यानी विषय क्षेत्र क्या 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 हमको पढ़ना है कंपैरेटिव गवर्नमेंट के अंतर्गत, ये सब आपको एक प्रकार से पढ़ना होगा इकाई नंबर 1 में। ठीक है, नेचर, स्कोप एंड यूटिलिटी ऑफ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, यानी कि तुलनात्मक अध्ययन की प्रकृति, क्षेत्र और राजनीति में खास करके तुलनात्मक अध्ययन की जो उपयोगिता है उसके बारे में जानने का प्रयास। ठीक है, तो ये होगा इकाई 1। इकाई 2 में हम लोगों को क्या पढ़ना है भाई, इकाई 2 में हम लोगों को पढ़ना है कैपिटलिज्म एंड द आइडिया ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। अब देखिए यहाँ पर कैपिटलिज्म दिया हुआ है। कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है, पूंजीवाद। पूंजीवाद आप लोगों ने शायद पढ़ा हो, मैंने आपको पूंजीवाद, समाजवाद, आदर्शवाद, व्यवहारवाद, अराजकतावाद, ठीक है, इन सभी वादों के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। अभी तक जब आप 4th सेमेस्टर में पहुँच चुके, 4th सेमेस्टर क्रॉस कर चुके हैं, तो आपने जरूर इन सभी चीज़ों से अवगत जरूर होंगे। पूंजीवाद का सीधा सा मतलब होता है ऐसी सरकार जो कि एक प्रकार से
उत्पादन के साधनों में सरकार का एक प्रकार से हाथ ना हो, मतलब वहाँ के पूंजीपतियों का स्वामित्व हो उत्पादन के साधनों पर, ठीक है, उपभोग के साधनों पर एक प्रकार से किसका हाथ हो, पूंजीपतियों का, यानी कि वह देश पूंजीपतियों की संपत्ति से चलाया जाता हो। वहाँ की जो बसें हैं वो प्राइवेट हो, वहाँ की जो एक प्रकार से स्कूल कॉलेज है वो प्राइवेट हो, सरकारी ना हो, तो वो व्यवस्था होती पूंजीवाद। और पूंजीवाद व्यवस्था के ही खिलाफ आया है साम्यवाद, ठीक है, या समाजवाद जिसको कहते हैं आप, सोशलिज्म कहते हैं, ठीक है। तो कैपिटलिज्म की अगर बात की जाए तो इसको बोलते हैं पूंजीवाद। तो पूंजीवाद के बारे में समझेंगे कि पूंजीवाद है होता क्या है। इसके अलावा द आइडियल ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, आइडिया माने होता है विचार, ठीक है। तो द आइडिया ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी जो है वो उसका मतलब होता है लोकतंत्र, और लिबरल मतलब होता है उदार, ठीक है। लिबरल मतलब क्या होता है, उदार। तो उदार डेमोक्रेसी के बारे में, यानी उदार लोकतंत्र के बारे में, उदार लोकतंत्र के विचार, आप माने काकी के द आइडिया ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी मतलब होता है उदार लोकतंत्र के विचारों के बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि उदार लोकतंत्र के क्या विचार हैं और कैपिटलिज्म के क्या विचार हैं। यानी कैपिटलिज्म के बारे में जानेंगे और एक प्रकार से लिबरल डेमोक्रेसी के बारे में जानेंगे, और विस्तार से हम समझेंगे। ऐसा आपको समझा दूंगा कि चिंता करने की कोई आपको आवश्यकता नहीं रहेगी, कहीं से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं बचेगी। तो चिंता आप मत करिए, बिल्कुल स्टडी आपको शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा करवाई जाएगी। थर्ड सेमेस्टर की मतलब थर्ड इकाई की बात की है तो तीसरी इकाई में आपको क्या पढ़ना है, सोशलिज्म। तो कैपिटलिज्म का मतलब होता है पूंजीवाद, सोशलिज्म का क्या मतलब होता है भैया, समाजवाद। समाजवाद किसके विरोध में आया, पूंजीवाद के। पूंजीवाद में क्या मैंने बताया था कि बसें सरकारी होंगी, उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होगा, मतलब पूंजीपतियों का स्वामित्व होगा। सोशलिज्म में सरकार का स्वामित्व होगा उत्पादन के साधनों पर, ठीक है। यहाँ पर सरकार एक प्रकार से सारी चीज़ों को व्यवस्थित करेगी, सरकारी बस चलेंगी, सरकारी ट्रेनें होंगी, सरकारी सारी चीज़ें, मतलब सरकारी स्कूल होंगे। जैसे रसिया जो है वो समाजवादी देश है, अमेरिका जो है वो पूंजीवादी देश है, और भारत जो है वो एक प्रकार से मिक्सचर है, मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था का देश है। मतलब वहाँ पर पूंजीवाद और समाजवाद दोनों है भारत में। सरकारी बसें भी चलती हैं, प्राइवेट बसें भी चलती हैं, सरकारी स्कूल कॉलेज है, प्राइवेट स्कूल कॉलेज भी भारत में आपको मिलेंगे। तो सोशलिज्म का मतलब होता है समाजवाद। तो समाजवाद के बारे में विस्तार समझेंगे। द वर्किंग ऑफ सोशलिस्ट स्टेट, और इसके बाद में समाजवादी राज्य की जो कार्य प्रणाली है, जो समाजवादी देश हैं खास करके विश्व में, उन देशों के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि समाजवादी देश जो है उनकी कार्य प्रणाली क्या है। द वर्किंग ऑफ सोशलिस्ट स्टेट, यानी कि जो एक प्रकार से कार्य करने की जो प्रणाली है, जो सिस्टम है कार्य करने का सोशलिस्ट स्टेट का, समाजवादी राज्य का, तो उसके बारे में। अब पॉलिटिकल साइंस में बात की जाती है स्टेट की या राज्य की, तो उसका मतलब लिया जाता है किससे भाई, देश से हम लोग उसका तात्पर्य लेते हैं, ठीक है। तो द वर्किंग ऑफ सोशलिस्ट स्टेट का हिंदी मतलब हो गया आपका समाजवादी राज्य की कार्य प्रणाली के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो लिखते हुए चलिएगा। अगला प्रश्न, चतुर्थी इकाई आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। चौथी इकाई में हमको क्या पढ़ना है भैया, यहाँ पर देखिएगा, डी कोलोनाइजेशन एंड द रोल ऑफ स्टेट इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। डी कोलोनाइजेशन का मतलब होता है, डीकोलोनाइजेशन का मतलब होता है औपनिवेशीकरण। एक होता है औपनिवेशीकरण। औपनिवेश भारत बना था किसका, ब्रिटेन का। ब्रिटेन ने भारत पर अपना कब्जा कर लिया था, तो इसका मतलब क्या है, ब्रिटेन का उपनिवेश था उस समय भारत। औपनिवेशिक पीरियड इस समय चला था, उपनिवेशिक काल। तो उपनिवेश का मतलब होता है कि कोई देश दूसरे देश की जनता पर शासन करे, तो वो होता है उपनिवेश। तो ये एक प्रकार से औपनिवेशीकरण, किस प्रकार से उपनिवेशवाद का खात्मा होता है और किस प्रकार से औपनिवेशिकवाद, मतलब एक प्रकार से उपनिवेशवाद के बाद वाली जो एरिया है उसको खास करके उसके काल को हम औपनिवेशीकरण कहते हैं। तो किस प्रकार से ये हुआ, औपनिवेशीकरण किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में जानेंगे। और ख़ास करके विकासशील दुनिया में, विकासशील मतलब दुनिया, मतलब विकासशील जो कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग वर्ल्ड ऑफ द स्टेट, द रोल ऑफ स्टेट इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, मतलब विकासशील दुनिया में या विकासशील संसार में औपनिवेशीकरण और इसके राज्य की जो भूमिका है, औपनिवेशीकरण की जो भूमिका है खास करके वो क्या रही है, डेवलपिंग स्टेट में खास करके डीकोलोनाइजेशन की क्या भूमिका है, क्या रोल है, उसी के बारे में, ठीक है। तो डीकोलोनाइजेशन एंड रोल ऑफ स्टेट, यानी एक प्रकार से, और इन द डेवलपिंग वर्ल्ड मतलब विकासशील दुनिया में स्टेट यानी राज्य का क्या भूमिका है, और डीकोलोनाइजेशन की क्या भूमिका है, ठीक है। इन दोनों के बारे में हमको जानना है, ठीक है। मतलब औपनिवेशीकरण
और राज्य की क्या भूमिका है विकासशील दुनिया में, विकासशील देशों के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, मतलब अगली इकाई आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। चौथी इकाई आप मतलब पांचवी इकाई आप देखिएगा। पांचवी इकाई में आपको क्या पढ़ना है भैया, देखिएगा। साइलेंट फीचर ऑफ द ब्रिटिश कांटी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एंड एग्जामिन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर एंड रोल ऑफ जुडिशरी इन यूके। मतलब यहाँ पर आपको साइलेंट फीचर, साइलेंट मतलब होता है एक प्रकार से प्रमुख। साइलेंट माने क्या होता है, प्रमुख। तो प्रमुख फीचर माने होता है विशेषताएं। तो प्रमुख विशेषताएं कहाँ की, ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ब्रिटेन की संविधान की मुख्य विशेषताओं के बारे में, यानी ब्रिटिश संविधान की मुख्य या प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानना है। एंड यानी और एग्जामिनेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यपालिका और एक प्रकार से लेजिस्लेचर मतलब होता है विधायिका। तो कार्यपालिका और विधायिका के बीच में एक प्रकार से क्या संबंध है, यानी एग्जामिनेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन, क्या संबंध है, उन्हीं संबंधों की जांच आपको करनी है। खास करके ब्रिटिश संविधान में या ब्रिटिश संविधान के अनुसार क्या संबंध है खास करके एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर में, कार्यपालिका और एक प्रकार से विधायिका में, कार्यपालिका और विधायिका में क्या संबंध है ब्रिटेन के संविधान के अनुसार, उन्हीं की हमको जांच करना है। ठीक है, उन्हीं संबंधों की। रिलेशनशिप मतलब होता है संबंध, बिटवीन माने होता है दोनों के बीच, किसके बीच, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के बीच में क्या संबंध है, उन्हीं की हमको एग्जामिनेशन करना है, मतलब कि उन्हीं की जांच करनी है, परख करनी है कि आखिरकार एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर में क्या संबंध है, यानी कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंधों की हमको जांच कर लेनी है ब्रिटिश संविधान के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके अलावा एंड मतलब और रोल ऑफ जुडिशरी इन यूके, मतलब यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, यानी ब्रिटेन में खास करके न्यायपालिका की क्या भूमिका है, न्यायपालिका वहाँ की कैसी है। जुडिशरी मतलब होता है न्यायपालिका, लेजिस्लेचर मतलब होता है विधायिका, एग्जीक्यूटिव मतलब होता है कार्यपालिका। तो एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका, लेजिस्लेचर मतलब विधायिका, ठीक है, और जुडिशरी मतलब एक प्रकार से न्यायपालिका। तो इस प्रकार से इन तीनों के बारे में हम जानेंगे और इन्हीं तीनों से खास करके देश में खास करके बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। कार्यपालिका एक प्रकार से नियमों कानून को लागू करवाती है, लेजिस्लेचर यानी विधायिका कानून को बनवाती है, कानून को बनाती है, जुडिशरी कानून से संबंधित विवादों का निपटारा करती है। ठीक है, तो ये तीन एक प्रकार से अलग अलग भूमिका। अच्छा, इन तीनों का अलग अलग होना भी परम आवश्यक है। एक प्रकार से मैं बताऊं, न्यायपालिका का तो स्वतंत्र होना परम आवश्यक है। ठीक है, तो इन सभी के बारे में खास करके कार्यपालिका न्यायपालिका और विधायिका में क्या संबंध है और क्या अंतर है, और एक प्रकार से क्या है ब्रिटेन में इनकी क्या स्थिति, इन सभी के बारे में हम लोग जानने का प्रयास इकाई नंबर 5 के अंतर्गत करेंगे। इकाई 6 में हम देखेंगे इसेंशियल फीचर्स। इसेंशियल फीचर्स का मतलब होता है आवश्यक, इसेंशियल मतलब होता है आवश्यक, फीचर्स माने फिर वही चीज़ विशेषता ही होती है। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, मतलब यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की जो आवश्यक विशेषताएं हैं, उन आवश्यक विशेषताओं के बारे में पढ़ना है। तो क्या लिखेंगे आप, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की आवश्यक विशेषताएं। फिर उसके बाद में कंपोजिशन पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। कंपोजिशन पावर्स का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से कंपोजिशन मतलब संरचना, किसकी संरचना, एक प्रकार से कंपोजिशंस पावर्स यानी संरचनात्मक पावर जो है, संरचनात्मक शक्तियाँ जो हैं, और कार्य, तो कार्यपालिका की जो संरचनात्मक शक्तियाँ हैं, और जो एक प्रकार से फंक्शंस माने कार्य, ठीक है, कंपोजिशन माने होता है संरचनात्मक, पावर्स मतलब होता है शक्ति, ऑफ द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब अभी मैंने बताया आपको क्या होता है, कार्यपालिका। तो कार्यपालिका जो खास करके यूएसए की कार्यपालिका है, अमेरिका की कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव जो यूएसए की एग्जीक्यूटिव है, उसके फंक्शंस क्या क्या हैं, मतलब उसके क्या कार्य हैं, और उसके जो संरचनात्मक पावर है, संरचनात्मक शक्तियां हैं, वो संरचनात्मक शक्तियां क्या क्या हैं। ठीक है, तो उसके कार्य और उनकी शक्तियां, किसकी, एग्जीक्यूटिव की, मतलब कि कार्यपालिका की शक्तियां और कार्यपालिका के कार्य। ठीक है, संरचनात्मक शक्तियां और कार्य किसके, कार्यपालिका के, कहाँ की कार्यपालिका के, यूएसए की, मतलब कि संयुक्त राज्य अमेरिका की कार्यपालिका के कार्य और एक प्रकार से संरचनात्मक शक्तियों के बारे में आपको पढ़ लेना है। इसके बाद में हम लोगों को क्या पढ़ना है भाई, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी
जुडिशरी इन यूएसए, मतलब कि आपको यहाँ पर न्यायपालिका और ख़ास करके जो विधायिका होती है उसके बारे में, अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका की विधायिका के बारे में जानना है और संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायपालिका, यानी वहाँ की न्यायपालिका कैसी है और वहाँ की विधायिका कैसी है, इसके बारे में हमको जान लेना है। कुल मिलाकर के जब आप कंपैरेटिव गवर्नमेंट पढ़ते हैं तो उसमें 2 ही 3 चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना होता है। सबसे पहली बात, चूँकि वही सभी चीज़ मिला करके पूरा का पूरा संविधान चलता है। सबसे पहली बात, संविधान की मुख्य विशेषताएं जो हैं, किसी भी देश की संविधान की मुख्य विशेषताएं। पहली बात क्या आपको पढ़ना है भाई, विशेषता पढ़नी है, यानी विशेषताएं, ठीक है। दूसरी बात आपको क्या पढ़नी है, वहाँ की कार्यपालिका के बारे में जान लेना है, कार्यपालिका। तीसरी बात, वहाँ की न्यायपालिका के बारे में जान लेना है, ठीक है, न्यायपालिका के बारे में। और चौथी बात, वहाँ की एक प्रकार से जो विधायिका है उस विधायिका के बारे में जान लेना, संसद के बारे में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 4 चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं किसी भी देश के संविधान के बारे में, और यही आपको पढ़ना है कंपैरेटिव गवर्नमेंट में। सबसे पहली बात, संविधान की विशेषताएं, जैसे कि 4 देश आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। कौन कौन से? यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड यानी कि स्विट्जरलैंड, और चीन, ठीक है। तो चीन के संविधान की विशेषताएं, चीन के संविधान की कार्यपालिका, चीन में जो न्यायपालिका है और चीन की जो विधायिका, इन 4 चीज़ों के बारे में पढ़ लेंगे तो बस इतना ही पढ़ना है। स्विट्जरलैंड की विशेषताएं, स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताएं, और स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है तो उसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बारे में, ठीक है। चाइना के विशेषता, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका की संविधान की विशेषताएं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बारे में, ठीक है। इसके अलावा ब्रिटेन के भी संविधान की विशेषताएं और उसकी कार्यपालिका और न्यायपालिका, और इसके अलावा जो आपकी विधायिका होती है, इन सभी के बारे में आपको जान लेना है, ठीक है, उनके कार्य और उनकी शक्तियाँ। क्लियर? तो ये हो गया आपका यूएसए का। अब 7वां इकाई जो है, 7वीं इकाई में आपको क्या पढ़नी है? 7वीं इकाई में आपको क्या पढ़ लेना है भाई, यहाँ पर देखिएगा। 7वीं इकाई में आपको देखिए चाइना के संविधान के बारे में पढ़ना है। तो चाइना के संविधान को बनने में कई सारे विचारों का योगदान है, जैसे कि यहाँ पर है कन्फ्यूशियस, मतलब कि कन्फ्यूशियनिज्म, यानी कन्फ्यूशियनिज्म का मतलब होता है, कन्फ्यूशियनिज्म का मतलब होता है कन्फ्यूसीवाद या कन्फ्यूसवाद। कन्फ्यूस एक प्रकार से एक व्यक्ति थे, उन्हीं के विचारधाराओं पर चले लोग। तो कन्फ्यूशियसवाद जो है उसके बारे में जान लेना है। माओइज्म का मतलब होता है माओवाद। माओ भी एक माओ से तुंग नाम के व्यक्ति थे वहाँ के, तो उन्हीं के विचारों को भी एक प्रकार से वहाँ के संविधान में स्थान मिला, तो वो समझेंगे माओवाद क्या है। फिर साइलेंट फीचर ऑफ चाइनीज पॉलिटिकल सिस्टम, जो राजनीतिक व्यवस्था है चीन की, उसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में जानेंगे। साइलेंट फीचर मतलब कि प्रमुख विशेषताएं, ठीक है, यहाँ की चाइनीज पॉलिटिकल सिस्टम, चीन की राजनीतिक व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं के बारे में हम जानेंगे। इसके बाद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उस कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में जानेंगे। तो चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो क्या है, कब बनी, सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे, उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या काम है। तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में पढ़ेंगे, उसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। 1 कंट्री 2 सिस्टम, जो चाइना के संविधान की विशेषता है, खास करके 1 देश 2 प्रणाली, यानी 1 कंट्री 2 सिस्टम, तो इसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये चाइना के संविधान से रिलेटेड विचारधाराएं हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है। और 8वीं इकाई के अंतर्गत आपको पढ़ना है प्लूरल एग्जीक्यूटिव। प्लूरल एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है बहुवचन कार्यपालिका या बहुवचन कार्यकारी। तो बहुवचन कार्यकारी या बहुवचन कार्यपालिका खास करके स्विट्जरलैंड के संविधान में आपको देखने को मिलेगी। स्विट्जरलैंड में आपको बहुवचन कार्यपालिका आपको मिलेगी। इसके अलावा डायरेक्ट डेमोक्रेसी आपको स्विट्जरलैंड में ही मिलेगी, यानी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की बात। वहाँ पर जैसे लोकतंत्र जो है जनता के द्वारा ही शासन बनाया जाता है, जनता से जन्म संग्रह करवाया जाता है और उसके बाद में जनता लोग ही निर्धारित करती कि भाई कौन सा कानून बनेगा, कौन सा कानून नहीं बनेगा। हम लोगों की तरह यहाँ पर संसद में बैठ करके जो सांसद और विधायक होते हैं कानून नहीं बनाते हैं। वहाँ पर क्या होता है, जनता सड़क पर उतर करके एक प्रकार से बताती है कि भाई ये कानून होना चाहिए, सभी लोग एक मत होकर के, जनमत होकर के, और फिर कानून बनता है, ठीक है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में केवल एक देश है डायरेक्ट डेमोक्रेसी वाला, स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि वहाँ पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, और हम लोगों के देश में क्या है, इंडिया में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ठीक है।
तो चाइना एक प्रकार संविधान हो गया। उसके बाद में हम लोग स्विट्जरलैंड के संविधान के बारे में जानेंगे, खास करके वहाँ की प्लूरल एग्जीक्यूटिव के बारे में, डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो वहाँ पर है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में। इसके अलावा रिफरेंडम माने होता है जनमत संग्रह। तो जनमत संग्रह जो वहाँ पर बना इकट्ठा होकर के तमाम सारे लोग और एक ही जैसे नियम की बात करते हैं, एक किसी विचारों को लेकर के सभी लोग इकट्ठा होते हैं और एक प्रकार से वो कानून बना देते हैं, तो वो होता है रेफरेंडम। तो वहाँ पर रेफरेंडम बड़ा फेमस है, जनमत संग्रह बड़ा फेमस है स्विट्जरलैंड में, चूँकि छोटा देश है। वहाँ पर देशों के जो नागरिक हैं वो लोग आपस में इकट्ठा होकर के कानून वगैरह बनवा लेते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं रेफरेंडम या जनमत संग्रह, ठीक है। अगला है इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल। अच्छा, जनमत संग्रह एवं पहल एक प्रकार से वहाँ की एक प्रकार से विशेषता है, तो पहल के बारे में जानेंगे। इनिशिएटिव क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। इसके इनिशिएटिव मतलब होता है पहल, ठीक है। जनमत संग्रह से ही रिलेटेड है ये भी। अगला है द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ स्विट्जरलैंड, यानी स्विट्जरलैंड की जो प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है प्रशासनिक और सिस्टम माने होता है व्यवस्था, ठीक है। आप माने काकी के स्विट्जरलैंड, यानी कि स्विट्जरलैंड जो देश है वहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उस प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। यानी स्विट्जरलैंड की प्रशासनिक व्यवस्था, आप क्या लिखेंगे? स्विट्जरलैंड की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ना है। प्लूरल एग्जीक्यूटिव को क्या लिखेंगे? बहुवचन कार्यपालिका या बहुवचन कार्यकारी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। रेफरेंडम का मतलब लिखेंगे जनमत संग्रह, और इनिशिएटिव का मतलब लिखेंगे पहल। तो ये सब एक प्रकार से विशेषताएं हैं और ये सब एक प्रकार स्विट्जरलैंड के संविधान के, और स्विट्जरलैंड देश में ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ के बारे में हमको पढ़ना है। तो स्विट्जरलैंड के संविधान के बारे में, चाइना के संविधान के बारे में, और इसके अलावा आपको ब्रिटिश संविधान के बारे में और अमेरिका के संविधान के बारे में जानना है। और उससे पहले हमने आपको बता ही दिया था, लगभग 3 इकाइयों में या 4 इकाइयों में हमने शुरुआत की 4 इकाइयों में आपको एक प्रकार से कई सारे विचारधाराओं के बारे में पढ़ना है और उसके बाद में 4 देशों के संविधान के बारे में पढ़ना है। तो इस प्रकार से आपका ये हो गया, ठीक है। निश्चित तौर पर आपकी समझ में सारी चीज़ें आई होंगी। अब जो आपका दूसरा पेपर है BA 3rd ईयर 5th सेमेस्टर में, उसमें आपको पढ़ना क्या है? उसमें आपको पढ़ना है प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमने ऑलरेडी पहले से पढ़ाया हुआ है, 3rd ईयर में ये पहले था। अच्छा, कंपैरेटिव गवर्नमेंट जो हमने पेपर 1 में पढ़ाया है, ये भी पहले से BA 2nd ईयर में हम लोग पढ़ाते थे, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको नए तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। चैप्टर 1 चैप्टर 2 इस प्रकार से आपको मैं व्यवस्थित करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। अब की बार आपको विधिवत तरीके से मैं तैयारी करवाने वाला हूं, एक नए तरीके से आपको तैयारी मिलेगी, तो आप लोग फटाफट से जुड़ जाइए हमारे साथ, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है लोक प्रशासन के सिद्धांत, ठीक है। पब्लिक मतलब होता है लोक, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है प्रशासन, और प्रिंसिपल्स माने होता है सिद्धांत। तो लोक प्रशासन के सिद्धांत के बारे में समझेंगे। जल्द ही इसका भी सिलेबस मैं आपको दे दूंगा, तो इसके सिलेबस के अंतर्गत जो चीज़ें आपको पढ़नी है उसको विस्तार से हम समझा देंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।